साथियों नमस्कार। लोकसभा कौशाम्बी के मन की बात में लोकसभा कौशाम्बी के सभी साथियों को पुनः नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा कौशाम्बी के मन की बात विगत 5 वर्षों से चल रहा था, लेकिन पिछले लगभग 1 वर्ष से यह कार्यक्रम बंद था। बंद होने के अनेक कारण थे। उत्तर प्रदेश का चुनाव, कोरोना महामारी, अनेक बातों के कारण यह कार्यक्रम बंद था। बड़े दिनों के चर्चा के बाद और कार्यकर्ताओं के बार बार फेसबुक पे लिखने के कारण इस कार्यक्रम को आज पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। पिछली बार अप्रैल में लोकसभा कौशाम्बी की मन की बात की गई थी, तो अप्रैल से लेके अब तक यह कार्यक्रम बन रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक महीने के प्रथम रविवार को लोकसभा कौशाम्बी की मन की बात का लाइव लोकसभा के साथ सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों के साथ किया जाता है। यह कार्यक्रम अनेक प्रकार के सूचना के साथ साथ पिछले 1 महीने में केंद्र सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा, मेरे द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा क्या काम किए गए हैं, उसका एक छोटा सा रिपोर्ट देने का प्रयास, साथ ही साथ विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मन की बात की जाती है, उसका विशेष रूप से उस यहाँ पर चर्चा की जाती है। तो आज पुनः लोकसभा कौशाम्बी के मन की बात में आप सभी बंधुओं का स्वागत है। साथियों, पिछले महीने 15 अगस्त यानी देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्व होने पर इस 15 अगस्त पे देश के लोगों के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक बड़ा हर घर तिरंगा अभियान लिया गया था, जिसमें बहुत उत्साह देखने को मिला। ऐसा लग रहा था कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कामरूप से कच्छ तक उत्सव का वातावरण था। और निश्चित रूप से जिस तिरंगे की आन बान और शान के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उस तिरंगे के साथ उत्सव आपने मनाया। और पूरा देश ही नहीं, कौशाम्बी में भी, कौशाम्बी लोकसभा में भी बड़े उत्साह के साथ यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों में मुझको भी जाने का अवसर मिला। और साथ ही साथ यह 15 अगस्त कौशाम्बी लोकसभा के लिए विशेष गौरव की बात है, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के लाल किले के प्राचीर से अपने संबोधन में कौशाम्बी की वीरांगना दुर्गा भाभी के नाम को लिया और देश की आज़ादी में उनके योगदान की सराहना की है। तो निश्चित रूप से हम कौशाम्बी वासियों के लिए ये गौरव का क्षण है। और मेरे लिए तो विशेष गौरव का क्षण है जब 2014 में कौशाम्बी लोकसभा के लोगों ने आशीर्वाद दिया। उस दिन से मेरा प्रयास था कि जो अपने ज़िले की वीरांगना दुर्गा भाभी है, जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गई हैं, उनको देश और दुनिया के सामने लाया जाए। इसको लेके 9 अगस्त को क्रांति दिवस पर प्रत्येक वर्ष उनके जन्मभूमि शहजादपुर में हम लोगों के द्वारा एक कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें शहीदों का सम्मान होता है। इस बार भी यह कार्यक्रम आयोजित था। फिर हम गौरव के साथ कह सकते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कौशाम्बी लोकसभा की ओर से कि एक कौशाम्बी की बेटी का, एक कौशाम्बी की वीरांगना का देश के लाल प्राचीर से उनका नाम लिया और उनके योगदान के लिए, उनके त्याग के लिए, उनके बलिदान के लिए उनको नमन किया है। साथ ही साथ कौशाम्बी जनपद में इस तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत कौशाम्बी जिला मुख्यालय के डाइट मैदान पे एक 100 फीट झंडे का
ध्वजारोहण मेरे द्वारा किया गया और एक तिरंगा आज डाइट के मैदान पे पूरे साजो सम्मान के साथ लहर रहा है। उस झंडे को देखने के बाद पूरे कौशाम्बी वासियों का मन हर्षित होता है, मन गौरव से ऊंचा होता है। और हम सबके लिए गौरव की बात है कि अब जिला मुख्यालय पे हमारा प्यारा तिरंगा बड़े शान के साथ लहराता है। मैं सभी कौशाम्बी लोकसभा के लोगों से कहूँगा कि वहाँ पर जाना चाहिए और जाके सेल्फी खींच के उसको अपलोड करना चाहिए, जिससे कि लोगों को लगे देश और दुनिया में कौशाम्बी को पहुँचाना है। और जब आप कौशाम्बी के साथ अपनी सेल्फी खींच के अपलोड करेंगे तो देश और दुनिया भी उसकी ओर आकर्षित होगी। इसी प्रकार साथियों, जैसा कि मैंने कहा कि यह कार्यक्रम विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो मन की बात की जाती है उस पर चर्चा करने का है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में अनेक बातों के साथ साथ अमृत सरोवर पर और कुपोषण पर चर्चा की। साथियों, हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर मेरे द्वारा भी कौशाम्बी लोकसभा में 75 तालाबों का चयन करके अमृत सरोवर के रूप में निर्माण किया जा रहा है। और मैं बेकायदा स्वयं इसमें जाके श्रमदान किया हूँ। और मैं पुनः कौशाम्बी लोकसभा के सभी नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से, माताओं और बहनों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इन 75 तालाब में जिन जिन गाँवों में अमृत सरोवर का निर्माण हो रहा है वहाँ पे जाके स्वयं श्रमदान करें, क्योंकि ये सामान्य सरोवर नहीं है या सामान्य जलाशय नहीं है। ये देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्व होने पर एक विशेष सरोवर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ियां आपको याद करेगी कि जब देश की आज़ादी का 75 वर्ष पूर्व हुआ था तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने हमारे गांव में एक ऐसे अमृत सरोवर का निर्माण किया था जहां एक और वो देश की आज़ादी का 75 वर्ष की याद दिलाता है, वहीं पर वह अमृत सरोवर एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो। वहाँ पर बुजुर्गों को बैठने के लिए कुर्सी बेंच की व्यवस्था हो, चाहे तिरंगा ध्वज के लिए हो, चाहे शहीदों के लिए स्थली बनाने का हो, और चाहे वृक्षारोपण का काम हो। ये बड़े पैमाने पर उस अमृत सरोवर में होने जा रहा है। मैंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि उसमें काम करने वाले, चाहे पारिश्रमिक लेके करने वाले हों और चाहे श्रमदान करने वाले हों, सबका नाम सुंदर अक्षरों से सरकारी अभिलेखों में अंकित होना चाहिए। और मैंने इसका स्पष्ट निर्देश जिला अधिकारी महोदय को दे दिया है, जिससे आने वाली पीढ़ियां इस बात को जान सके कि इस अमृत सरोवर में किन किन लोगों ने काम किया था। तो मैं पुनः अब जिन गाँवों में अमृत सरोवर बन रहा है, मैं वहाँ के लोगों से निवेदन करता हूँ, चाहे आप एक फरुआ ही चलाएं, चाहे एक तसला भी मिट्टी फेंकें, निश्चित रूप से उसमें श्रमदान अवश्य करें। इन 75 अमृत सरोवर में अब तक कुछ अमृत सरोवर पे मेरे जाने का मुझको अवसर मिला है और मैंने श्रमदान किया है, और अभी शेष स्थानों पर भी मैं जाने का प्रयास करूँगा और स्वयं श्रमदान करके अपना भी नाम, मेरा भी नाम लिखा जाए, ऐसा प्रयास करूँगा। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात में वृक्षारोपण पर विशेष जोर है। साथियों, बिना वृक्ष के जल नहीं, जल के बिना जीवन नहीं। और चाहे वृक्ष लगाने का काम हो, चाहे जल संरक्षण का काम हो, ये कुछ मुट्ठी भर अधिकारियों के भरोसे हम नहीं छोड़ सकते। हमको आने वाली पीढ़ी को इससे पूरी तरह से संतृप्त करना है। हमारे पूर्वजों ने एक समृद्ध जल हमको दिया है, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाली पीढ़ी को हम एक समृद्ध जल दें। इसलिए मैं पुनः निवेदन करूंगा, चाहे वृक्षारोपण का काम हो और चाहे अमृत सरोवर पर हो, सभी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में इस बार विशेष रूप से जोर दिया है मोटे अनाज का। साथियों, आपने देखा होगा कि हमारी सदियों से परंपरा रही है मोटे अनाज के उपयोग का, और उस मोटे अनाज के उपयोग के कारण हमारे जो पूर्वज थे बहुत स्वस्थ होते थे, और कालखंड बीतता गया, हम लोग दूसरे अनाजों की तरफ, जंक फूड की तरफ बढ़ते गए, और आज एक नहीं अनेक बीमारियां मुंह फैलाए खड़ी है।
इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों से मोटे अनाज की बुआई के लिए निवेदन आग्रह किया है और देश के लोगों से भी आग्रह किया है कि वो मोटे अनाज का उपयोग करें। मोटे अनाज केवल पौष्टिक ही नहीं है, ये सुपाच्य भी है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। और आज तो लोग गर्व के साथ 5 स्टार होटल में आप जाते हैं तो मक्का और चना की साग की चर्चा होती है, बाजरे की रोटी और घी गुड़ की चर्चा होती है। तो निश्चित रूप से ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायी है। हम सभी को अपने भोजन में मोटे अनाज को स्थान देना चाहिए, किसानों को मोटे अनाज की बुआई की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सके और स्वस्थ रह सके और सुरक्षित भी रहे। और अब इस मोटे अनाज को केवल भारत नहीं, दुनिया भी इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक प्रस्ताव पारित कर साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है, अर्थात भारत के अनाज को, मोटे अनाज को एक मान्यता देने का काम किया है। तो हम गौरव के साथ कह सकते हैं, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 21 जून को योगा दिवस को पूरी दुनिया ने मान्यता दिया, उसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत के मोटे अनाज को पूरी दुनिया ने मान्यता दिया है। इसमें 70 से ज़्यादा देशों ने अपना समर्थन व्यक्त किया है। इसलिए हमारे लिए गौरव की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार भारत की जो गौरवशाली और वैभवशाली परंपरा है वो लगातार बढ़ रही है। आज देश नहीं, पूरी दुनिया उसको मान्यता दे रही है, दुनिया उसको स्वीकार कर रही है और दुनिया उस चीज़ को स्वीकार कर रही है कि जो भारत का गौरवशाली वैभवशाली परंपरा है, चाहे कल्चरल मान्यता हो, चाहे अनाज की बात हो, चाहे योगा की बात हो, एक तरह से हमारे पुरातन संस्कृति को आज दुनिया स्वीकार कर रही है, दुनिया मान्यता दे रही है। दुनिया मानती है कि भारत के पास जो समृद्ध इतिहास है उससे मानव जाति के बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो इतने पुनः निवेदन करते हुए कि अपने रोज के भोजन में एक मोटे अनाज का उपयोग अवश्य करें। कुछ लोग कह सकते हैं कि सांसद जी आप क्या करते हैं? मैं स्वयं रोज किसी न किसी मोटे अनाज का उपयोग शुरू कर दिया हूँ और मैं उसका लाभ भी देख रहा हूँ। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप भी अपने भोजन में एक किसी न किसी मोटे अनाज की शुरुआत करनी चाहिए। साथ ही साथ इस लोकसभा कौशाम्बी के मन की बात में पिछले महीनों में या पिछले 10 महीनों में सरकार ने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। पहला तो मैं आप सभी उत्तर प्रदेश के लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि 37 साल बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने पहली बार किसी राजनीतिक दल को दोबारा सरकार बनाने का अपना आशीर्वाद दिया है। ये केवल एक सामान्य घटना नहीं है, एक ऐतिहासिक घटना है। लोग कहते थे कि एक बार सरकार बनने के बाद दोबारा जनता आशीर्वाद नहीं देती, लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी ने और योगी जी ने उत्तर प्रदेश में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, पीड़ित के लिए काम किया है, उसी का परिणाम है कि यह सरकार 37 साल बाद पुनः योगी जी के नेतृत्व में बनी है। ये पिछले 6 महीनों में सरकार ने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। अब उनकी मैं चर्चा करूंगा तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं मैं उसको कहना चाहता हूं कि अब उत्तर प्रदेश के जो परिवहन बस अड्डे हैं, अब एयरपोर्ट की तर्ज पर, एयरपोर्ट की तरह तैयार किए जाएंगे, जिससे रोडवेज पे चलने वाले यात्री को भी एयरपोर्ट का एहसास हो। और सरकार ने निर्णय लिया है, कुछ सीधे सरकार बनाएगी, कुछ पीपी मॉडल पे बनेगा। इसका मतलब आने वाले समय में बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के रोडवेज के बस स्टेशनों की कायाकल्प होने जा रही है। उसमें मेरे द्वारा भी अपनी लोकसभा के 2 रोडवेज डिपो का प्रस्ताव भेजा गया है, चाहे कुंडा का रोडवेज डिपो हो, चाहे मूरतगंज का रोडवेज डिपो हो और चाहे सरायकेला का रोडवेज डिपो हो। इसके कायाकल्प के लिए मेरे द्वारा भी सरकार को प्रस्ताव किया गया है। कौशाम्बी लोकसभा के कुछ लोग निश्चित रूप से इस बात पे
उनके अंदर नाराज़गी है, नाखुशी है कि जो रोडवेज डिपो मंझनपुर में बन के तैयार है अभी पूर्ण रूप से संचालित नहीं है। मैं आपसे क्षमा मांगते हुए और मैं आपको ये आश्वस्त करते हुए कि बहुत शीघ्र ही कौशाम्बी का रोडवेज डिपो अपनी पूरी क्षमता के साथ संचालित होगा। इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसमें सरकार माननीय मंत्री जी से बात हो चुकी है, पूरी तैयारी है। केवल कार्यदायी संस्था उसको हैंडओवर कर देगी, उसके बाद पूरी क्षमता के साथ रोड डिपो संचालित होने लगा। साथ ही साथ सरकार ने निर्णय लिया है कि जो किसानों के ट्यूबवेल हैं अब उनके कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे, यानी किसानों को मजबूत करने के लिए सरकार के द्वारा एक और ऐतिहासिक निर्णय। ऐसा नहीं कि हमारे किसान भाई बिजली के बिल जमा नहीं कर सकते, लेकिन आप जानते हैं कि आज भी आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी बहुत बड़ी खेती हम लोग प्राकृतिक वर्षा पे निर्भर हैं, जिसके कारण किसान उतना सशक्त नहीं है जितना होना चाहिए। इसलिए प्राकृतिक आपदाओं से जूझते हुए किसान इस देश का अन्नदाता, देश और प्रदेश के लोगों के लिए अनाज उगाता है, लेकिन प्राकृतिक आपदा में कभी कभी नुकसान होता है, जिसके कारण किसान बिजली का बिल जमा नहीं कर पाता। वैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस आपदा से बचाने के लिए प्रधानमंत्री किसी भी फसल बीमा योजना की शुरुआत की है। तो मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि इसका सभी को लाभ उठाना चाहिए। अगर आप फसल बीमा कराते हैं तो बुआई के पहले से लेके कटाई के बाद तक आपका पूरा का पूरा फसल बीमित रहेगा, तो आप कम से कम आपका नुकसान होगा। लेकिन उसके उपरांत भी अगर बिजली के बिल ट्यूबवेल का बाकी रहेगा तो वो नहीं काटा जाएगा। लेकिन किसान भाइयों से निवेदन है कि समय पे बिजली का बिल जमा करें, जिससे सरकार को आपको 24 घंटा बिजली देने में सहूलियत हो। तीसरा सबसे बड़ा ऐतिहासिक निर्णय उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लिया है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को नशा मुक्त बनाने के लिए ऐसे तस्कर जो समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं, अब ऐसे लोगों के घर पे भी बुलडोजर चलाया जाएगा। अर्थात जो इस प्रकार के तस्करी में लगा हुआ है, मादक पदार्थों के तस्करी के काम में लगा है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनका भी घर ध्वस्त किया जाएगा, जिससे उनके भी मन में भय पैदा हो कि योगी जी के रहते, योगी और मोदी के रहते उत्तर प्रदेश में देश के युवाओं के भविष्य के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने को किसी को अनुमति नहीं है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में हम लोग चर्चा करते हैं केंद्र सरकार के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं। अब जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया की बात की, तो विपक्ष के लोग कहते थे कैसे संभव होगा। और आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं, मेक इन इंडिया भी। और मेक इन इंडिया केवल खोखले काम नहीं, छोटे छोटे काम के लिए हमने रक्षा के क्षेत्र में जो दुर्लभ माने जाते हैं, जिसकी बहुत उच्च तकनीक होती है, जो तकनीक आज से पहले केवल विदेशों के पास होती थी, उस तकनीक का स्वदेशी हमने विकास करके, और अभी हाल में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक पोत आईएनएस विक्रांत देश की सेना को सौंपा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। एक तरफ जहां हमारी रक्षा मजबूत हो रही है, जहां हमारा सैनिक साजो सामान से लैस हो रहा है, हमारी सेना आत्मनिर्भर हो रही है, वहीं पर मेक इन इंडिया को गति मिली है, मेक इन इंडिया को मान्यता मिली है। आज दुनिया के बड़े से बड़ा देश हमारे यहाँ निवेश करना चाहता है। तो निश्चित रूप से यह देश के लिए आज़ादी के 75 वर्ष पे एक गौरव की बात है कि हम लोग इतना बड़ा काम देश के लिए कर पाए हैं। साथियों, इस कार्यक्रम के अंत में मेरे द्वारा जो कार्यक्रम किए, जो विकास के काम किए जाते हैं, उसकी भी चर्चा की जाती है। वैसे तो अनेक प्रकार की योजनाएं प्रोसेस में हैं,
अनेक सड़कों को स्वीकृति मिलनी है, लेकिन जब मिल जाएगी तो मैं उसकी सूचना दूंगा। लेकिन दोबारा उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने पर 3 ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। एक, हीरागंज बाजार के लोगों को बड़ी लंबे समय से मांग थी कि उसको नगर पंचायत बनाया जाए, और आज मैं गौरव के साथ कहता हूं कि हीरागंज नगर पंचायत बन चुकी है। इसी प्रकार डेरवा, जो बहुत पहले नगर पंचायत बन जानी चाहिए थी, वो नहीं बनी। लेकिन आज पुनः मैं माननीय योगी जी को बधाई देता हूं कि लोकसभा कौशाम्बी में के विधानसभा बाबागंज में 2 नगर पंचायत, हीरागंज और डेरवा, 2 नगर पंचायत बनाने का काम किया है। इसलिए हीरागंज के सभी व्यापारियों को, डेरवा के सभी व्यापारियों को कोट बधाई देते हुए और इस बात का आश्वस्त करते हुए कि आने वाले समय में एक सुंदर आदर्श नगर पंचायत आपके सहयोग से हम बनाएंगे, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। एक सूचना और देनी है कि बाबागंज ऐसी विधानसभा थी जिसमें कोई नगर पंचायत आज़ादी के 75 साल तक में नहीं थी, जबकि कुंडा विधानसभा में 2 नगर पंचायत थी, एक कुंडा एक मानिकपुर, और कुंडा और मानिकपुर का भी सीमा का विस्तार नहीं हुआ था। उसमें सीमा का विस्तार करने का भी प्रस्ताव मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा गया है। उस पर भी जल्दी निर्णय होगा और इसमें हम लोग कुंडा और मानिकपुर का भी विस्तार होगा। साथ ही साथ इस बीच मैंने 75 अमृत सरोवर, जैसा कि मैंने पहले बताया, हमने बनाने का काम किया है। आने वाले समय में हम लोगों का प्रयास है कि जैसा कि मैंने पिछली साल भर बाद में आपसे संपर्क में आया हूँ, आपने देखा होगा मैंने एक खेल महोत्सव का आयोजन किया था। उस खेल महोत्सव में एक बात उभर के सामने आई कि कौशाम्बी लोकसभा में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन आवश्यकता है तो उनके प्रोत्साहन की, उनको सहयोग की। और जब मेरे द्वारा यह कार्यक्रम किया गया तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 8,500 से ज़्यादा हुआ था। इससे साबित होता है कि यहाँ पे बच्चे खेलना चाहते हैं, उनको सहयोग की ज़रूरत है, उनको समर्थन की ज़रूरत है, और इसके लिए हमने तय किया है। और उस कार्यक्रम में ये चर्चा भी की थी, मैंने घोषणा भी किया था कि बहुत जल्दी आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर जिस प्रकार 75 अमृत सरोवर का निर्माण किया जा रहा है, उसी प्रकार 75 खेल का मैदान भी बनाया जाएगा, जिसका बहुत जल्दी मेरे द्वारा शिलान्यास किया जाएगा। तो निश्चित रूप से ये कौशाम्बी लोकसभा के लिए एक गौरवशाली क्षण है, जिससे कि कौशाम्बी लोकसभा में जो लंबे समय से विशेषकर कुंडा और बाबागंज में विकास में पीछे छूट गया था, उसको आगे लाने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ इस बीच बरसात के मौसम में आकाशीय बिजली से अपने कुछ लोगों की असामयिक निधन हुआ है, जिसके कारण उन परिवार के से भी मेरा जाके मिलना हुआ, और 4-4 लाख रुपए की सरकारी सहायता मैंने स्वयं अपने हाथों से दिया था। और सीधे जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी को मैंने निर्देश दिया है कि जिन लोगों का भी घर कच्चा है, उन सभी को पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देना है, और ये सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है। इसी बीच हम लोग जानते हैं कि बरसात के बाद बाढ़ आती है। बाढ़ में भी कौशाम्बी जनपद के कई गांव प्रभावित थे, लेकिन बड़े हर्ष के साथ कहना है कि किसी जान की क्षति नहीं हुई है, ना किसी पशु की क्षति हुई है। कुछ कृषि की क्षति हुई है। मैं संगठनिक कार्यों से लगातार प्रवास पर था, लेकिन उसके बावजूद जिला प्रशासन से लगातार संपर्क में था, और उसके कारण मैंने जो सरकार की योजनाएं हैं सब तक पहुंचाने का काम किया है। और बहुत जल्दी समय निकाल के जिन जिन गांवों में बरसात से बाढ़ के कारण क्षति हुई है, वहां मैं आऊँगा भी। और मैंने कल ही जिलाधिकारी महोदय को निर्देशित किया है कि जितनी भी किसानों की जो क्षति हुई है, खेती की जितनी क्षति हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा सर्वे करा के सबको नुकसान की भरपाई करें। इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र किसानों को, गांव के लोगों को मैं निवेदन करूंगा कि आपके कृषि क्षेत्र का सर्वे हो रहा है। अगर आपको लगता है कि आपके अनुसार नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, जिला प्रशासन नहीं कर रहा है, तो उसकी सूचना
मेरे जो जन सुनवाई कार्यालय है सरासाल मंझनपुर, उस पर देना सुनिश्चित करें, जिससे कि आपका सहयोग किया जा सके। जैसा कि मैं कह रहा था, आकाशीय बिजली से अपने यहाँ 7 लोगों की मौत हुई थी। उन सभी के घर मेरा जाना हुआ। जैसे बिछौरा में नथन जी की बेटी रंजना थी, बहुत होनहार बेटी थी। मैं स्वयं उससे इस कार्यक्रम के पहले भी एक बार मिलने का अवसर मुझको मिला था, लेकिन घटना दुखदपूर्ण थी। कोरीपुर में लक्ष्मी देवी जी, मवई केवट में करिश्मा यादव, तीलापुर में राम प्रसाद, काजू में बसंत लाल सरोज, चरवा में कन्या देवी, लोधौर में धर्मेंद्र, इन सभी को जो सरकारी सहायता है वो पहुंचा दी गई है। और अगर किसी को कोई प्रकार की दिक्कत हो तो निश्चित रूप से मुझको या मेरे कार्यालय को बता दें, जिससे कि आपको सहयोग किया जा सके। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में हम लोग जो पिछले 1 सप्ताह में कुछ घटनाएं घटती हैं, तो उस पर जो है हम उन लोगों के दुखद निधन पर शोक भी व्यक्त करते हैं। और विशेष करके मैं इनमें उन घटनाओं को लेता हूं जिसमें दुर्घटना के कारण लोगों को मृत्यु होती है। मैं इसलिए बार बार लोगों से आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग यातायात के नियमों का पालन करें, यातायात के नियमों का पालन करें। अब जैसे दुखदपूर्ण घटना घटी है, 1/8 को राजेश पुत्र अर्जुन उम्र 30 वर्ष फरीदपुर सुलेम चायल सांप के काटने से मृत्यु हुई है। बड़े लाल उर्फ सत्यनारायण 2 तारीख के 30 वर्ष के हैं, बिजली के खंभे में बाइक टकराने से मौत हुई है। 6/8/2022 को साजन ग्यारावत पुत्र राजेश सरोज मानपुर गौरा मंझनपुर सर्प काटने से मृत्यु हुई है। 10/8/2022 को महेंद्र कुमार 35 वर्ष सैयद सरावा में चायल में सर्प से काटने की मृत्यु हुई है। साथ ही साथ 13/8 को आर्यन 10 वर्ष भीकमपुर कोराज ट्रक की टक्कर से बाइक नियंत्रण हो जाने के कारण मृत्यु हुई है। 15/8 को राम लोटन अगियौना कौशाम्बी सर्प काटने से मृत्यु हुई है। 15/8 रामकली पत्नी श्रीनाथ भगवानपुर सराय किल सर्प काटने से मृत्यु हुई है। 17/8/2022 शिवलाल कोखराज, इनका भी सर्प से काटने की मौत हुई है। 17/8 को ही दीपांजलि 14 वर्ष समस्तपुर चरवा सर्प काटने से इनकी भी मृत्यु हुई है। 18/8 को हिमांशी देवी 12 वर्ष की हैं, लोधन का पूर्वा निवासी हैं, सर्पदंश से इनकी भी मृत्यु हुई है। 25/8 को अनारकली 50 वर्ष की हैं, इनके पति का नाम है गुलेल दास, खेड़ुआ थाना पिपरी डंपर के कुचलने से मृत्यु हुई है। 27/8/2022 को ननकी देवी पुत्र शिवकरण पश्चिम सरीरा गांव खपतिया यमुना में डूबने से मृत्यु हुई है। 28/8/2022 को सीमा देवी 26 वर्ष पत्नी संदीप कुमार धारूपुर सैनी सर्पदंश से मृत्यु हुई है। 28/8/2022 में सुनीता देवी पत्नी सुनील कुमार पाल चुपरियन कड़ाधाम सर्प काटने से मृत्यु हुई है। 29/8/2022 को सियाराम चरवा ट्रैक्टर कुचलने से मृत्यु हुई है। अब इन 1 महीने में 15 लोगों की आकस्मिक मृत्यु हुई, जिसमें से 10 लोगों की सर्प काटने से मृत्यु हुई है। साथियों, इन सभी 10 केसों में जो मुझको देखने को मिला है, महसूस हुआ है, लोगों ने कहीं न कहीं उपचार में थोड़ा विलंब किया है, थोड़ा कहीं न कहीं झाड़ फूक के चक्कर में पड़े हैं। साथियों, इस वैज्ञानिक युग में हम लोगों को इससे ऊपर उठना चाहिए और किस प्रकार के किसी घटना में तत्काल इसका उपचार कराना चाहिए, झाड़ फूक से बचना चाहिए। जब देश का प्रधानमंत्री कहते हैं जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और अब के प्रधानमंत्री कहते हैं, साथ में जोड़ते हैं जय विज्ञान के बाद
प्रधानमंत्री जी आगे इस विषय को बढ़ाते हैं। यानी विज्ञान बहुत ही अब मजबूत हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, जय अनुसंधान। इसका मतलब कि हम अब सभी क्षेत्रों में अनुसंधान करके हर प्रकार की दवा बना चुके हैं। हम सभी को इस पर ध्यान देना चाहिए, और जब इस प्रकार की दुखद घटना हो तो किसी की भी बात नहीं सुनना चाहिए। तत्काल इसको अस्पताल में ले जाके इंजेक्शन लगाना चाहिए, और निश्चित रूप से अगर समय से आप इंजेक्शन लगवाते हैं तो उसके प्राण की रक्षा हो सकती है। और दुर्घटनाओं से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नियम कायदे का हमको पालन करना चाहिए, यह निवेदन करता हूँ। साथियों, अंत में आने वाले महीनों में 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम और है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है, जिस पे हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जन्म जयंती मनाते हैं, और देश भर के शिक्षक इस देश के राष्ट्र निर्माता हैं। उन शिक्षकों को हम नमन करते हैं, सम्मान करते हैं। तो 5 सितंबर को यह कार्यक्रम है। इस संदर्भ में मेरे द्वारा भी एक कार्यक्रम आयोजित है। 5 सितंबर को ओसा मंडी में शिक्षकों को बुला के सम्मान करने का काम है। मैं इस कार्यक्रम से जुड़े सभी बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, माता और बहनों से निवेदन करूंगा कि शिक्षक को सम्मान देने के लिए एक आपके पास अवसर है, और इस अवसर का उपयोग करके आप कुछ मत करिए। केवल और केवल जिस विद्यालय में आप पढ़े हैं या जिस शिक्षक से आप पढ़े हैं, उस दिन उसके यहाँ जाके उनको धन्यवाद करना चाहिए कि आपने हमारे जीवन में शिक्षा का बड़ा योगदान दिया है, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तो निश्चित रूप से ऐसे शिक्षकों को बहुत आनंद भी मिलेगा, और साथ साथ पुराने रिश्ते भी याद आएंगे। दूसरा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस है। उस कार्यक्रम को भी हम लोग बड़े उत्साह के साथ मनाएं कि हिंदी हमारी राज्य भाषा है, और इसके बढ़ाने के लिए वो सभी प्रकार का प्रयास करना चाहिए। अंत में एक निवेदन करते हुए इस कार्यक्रम को पूरा करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश में कोरोना वैक्सीन पे बहुत बड़ा काम हुआ है, और आज दुनिया में हम अकेले ऐसे देश हैं जहां पर लगभग दोनों डोज सबको लग चुकी है। हम तीसरे बूस्टर डोज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और बूस्टर डोज आज बड़े जोरों के साथ लगाया जा रहा है। मेरा इसलिए सभी से निवेदन है, जिनका पहला और दूसरा डोज पूरा हो गया है, वो लोग बूस्टर डोज लगवाना ना भूलें, स्वयं भी लगाएं, लोगों को प्रेरित भी करें। आज ये कोरोना वैक्सीन ही है कि भारत कोरोना मुक्त देशों के श्रेणी में आके खड़ा हुआ है। मैं आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी किसानों का, सभी नौजवान साथियों का, माताओं बहनों का, युवाओं का, कौशाम्बी लोकसभा के जन का बहुत अभिनंदन करता हूं, और पुनः निवेदन करता हूं कि आप लोग इससे जुड़े भी, और अपनी कोई समस्या हो, कोई सुझाव हो तो निश्चित रूप से इस पर लिखें, जिससे आपके समस्या के समाधान के लिए आपके सुझाव के अनुसार आगे बढ़ाया जा सके। इतना निवेदन करते हुए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।